नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हम फिर एक राजनीतिक चर्चा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम बात कर रहे हैं नसीरुद्दीन राइन जी से। नसीरुद्दीन राइन जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लोहिया वाहिनी के कार्यकारिणी सदस्य हैं और नगर पंचायत फूलपुर के नामित पार्षद भी रहे हैं। तो आइए बात करते हैं नसीरुद्दीन राइन जी से। नसीरुद्दीन राइन जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। जी आदाब। नसीरुद्दीन जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने विधानसभा के लिए दावेदारी क्यों नहीं की है, जबकि आप सपा के नेताओं में शुमार भी हैं और क्षेत्र में बने रहते हैं। ऐसा है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि जो कार्यकर्ता समाज में क्षेत्र में लगातार बना रहेगा, समाजवादी पार्टी उसे टिकट देगी। तो हम लगातार प्रतापपुर विधानसभा, फूलपुर विधानसभा, सुराव विधानसभा में लगातार पब्लिक की हर समस्याओं पर मैं हमेशा जाता रहता हूं। पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय जो है आप देखिएगा तो आवेदन तो बहुत से ऐसे लोगों ने कर दिया है जो पार्टी से बहुत दूर दूर, उनका कोई पता जाता नहीं है, न कभी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, बस आवेदन के नाम पर उन्होंने आवेदन कर दिया है। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान को पूरा निर्वहन कर रहा हूं और क्षेत्र में लगातार बना हूं। जैसा कि कोई भी समस्या होती है, पार्टी गाइडलाइन से कोई भी आता है, तो मैं उसके लिए मैं पूरा क्षेत्र में दिन रात रह के काम कर रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने जिस तरीके से कहा मतलब राइन जी, अगर आपको मौका मिलेगा, टिकट मिलेगा, तो आप ज़रूर लड़ेंगे चुनाव? जी, अब राजनीति करने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि हमें चुनाव लड़ने का मौका मिले और इसीलिए काम भी करते हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, पार्टी के लिए लगातार बने हुए हैं। जी राइन जी, हम लोग देख रहे हैं कि हर विधानसभा से दर्जनों दावेदार जो हैं वो चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जी। तो आप बताइए कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो उन्हें निराशा होगी या गुटबाजी सामने आएगी? नहीं, निराशा तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी में जिस तरीके से अब आवेदन तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन टिकट एक ही को मिलता है और वो भी जिताऊ कैंडिडेटों को टिकट मिलता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ऐसा तो करेंगे नहीं कि किसी ऐसे वैसे लोगों को टिकट दे दें जो चुनाव ही न लड़ पाए। तो वो भी बहुत भाप कर बहुत अच्छे से जो प्रत्याशी रहते हैं उन्हीं को टिकट मिलता है और सारे हमारे समाजवादी के लोग, सारे लोग उनके साथ लगते भी हैं। हमेशा से रहा है कि जब भी कोई आवेदन होता है तो 20-20, 25-25 लोग आवेदन करते हैं, लेकिन जब टिकट एक लोगों को मिल जाता है तो उसके साथ सारे लोग लग के जिताने का काम करते हैं। मतलब गुटबाजी सामने नहीं आएगी, टिकट किसी को भी मिले, समाजवादी में तो ऐसा कभी कल्चर रहा नहीं है। गुटबाजी, हाँ बिल्कुल। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सर मान होता है और उन्हीं को उस पर हम लोग रहते भी हैं। जी राइन जी, आप हमें बताइए कि आज जनता का नेताओं पर भरोसा क्यों उठता जा रहा है? ऐसी बात नहीं है, सारे नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं उठता जा रहा है, क्योंकि जो क्षेत्र में बने हुए हैं हमेशा समाज के लिए काम करते हैं। जनता में आज भी वो लोकप्रिय हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो चुनाव ही लड़ने आते हैं और फिर जनता के बीच नहीं रहते, तो जनता भी ऐसे लोगों को लाइक नहीं करती। लेकिन जो हमेशा जनता के लिए काम करता है, उनके सुख दुख में, दर्द में शामिल रहता है, तो जनता भी उससे मोहब्बत करती है। तो आप मानते हैं आज ऐसे स्थानीय, अगर हम स्तर पर बात करें, तो ऐसे कोई नेता हैं जो सुख दुख में हर वक्त जनता के साथ हैं और जनता उन पर भरोसा करती है, अपनी समस्याएं लेकर उन तक पहुंचती है? हाँ, बहुत से ऐसे नेता हैं। अब नाम तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हमेशा जो है टिकट मिला या नहीं मिला, चुनाव लड़े या नहीं लड़े, उसके बावजूद भी क्षेत्र में बने रहते हैं। जी राइन जी, आप बताइए, जो हमारा जो पंचायत चुनाव है वो हाल में ही शुरू होने वाला है, तो आप बताइए कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव को कैसे प्रभावित करेंगे? पंचायत चुनाव में जिस तरीके से आज हो रहा है, आप ये जान लीजिए कि पंचायत चुनाव में जो लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग तो चुनाव अच्छी तरीके से लड़ भी रहे हैं। जनता उनकी डिमांड भी कर रही है कि ये प्रत्याशी लड़ें। तो हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग चुनाव अच्छे लड़ेंगे। जी। और जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें अगर कोई पार्टी जीतती है तो उसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा। यही तो एक चुनाव का एक असर पड़ता है कि लोगों में लोकप्रियता, फिर पार्टी के प्रति लोगों में ये रुझान आ जाता है कि इस तरीके से जब पंचायत चुनाव से ज़मीन से जुड़े हुए ये नगर पंचायत
चुनाव होता है जी। तो सारे लोग उसी पर तो देखते हैं। मतलब जो हमारे पंचायत चुनाव हैं वो विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल करेगा। जी बिल्कुल। राइन जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अभी हाल में ही यूपी सरकार ने अपने कार्यकाल का 4 साल पूरा किया है जी। तो आप हमें बताइए कि यूपी सरकार जो है भाजपा की, उसकी इन 4 सालों में आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? यूपी सरकार तो सिर्फ कागजों पर, सिर्फ भाषणों में उनकी जो है विकास कार्य रहता है जी। आप मान लीजिए जो 2012 में सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भी विकास कार्य किए थे, उन्हीं विकास कार्यों के सिर्फ नाम बदल कर प्रदेश सरकार सिर्फ उसी को विकास कह रही है। हमें तो नहीं लगता कोई विकास दिख रहा है। अब इस समय बेरोजगारी, महंगाई, लोग परेशान हैं। राइन जी, आपने कहा कि कोई काम आपको नहीं दिख रहा है। मैं अगर एक बात आपके सामने रखूं, जब हाल में ही 4 साल पूरा हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब वो कहना कि तो उनको लगता होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। आज मान के चलिए 150 दिन के ऊपर हो गए किसान जो है आंदोलन कर रहा है दिल्ली में, और यहाँ भी किसान परेशान है, पानी नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा है। और हमें तो नहीं लगता कोई इस तरीके से, अब विज्ञापन में तो देखते हैं कि पूरे अखबार के पूरे पन्ने भरे रहते हैं, लेकिन ऐसा धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरीके से जमीनी स्तर पर आपको कुछ नहीं। हाँ, जमीनी स्तर पे तो नहीं दिखाई दे रहा है। राइन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप मानते हैं कि बाहुबली और अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त है, यूपी की सरकार, और इसलिए अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है? आप इसे मानते हैं? अब अपराधी तो हर सरकार में कुछ न कुछ रहते हैं जी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ मुस्लिम बाहुबल या यादव को टारगेट बनाकर जो है इस पे दिखाया जा रहा है। आप ऐसे ही देख लीजिए, मकानों के ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जी बिल्कुल। हम कहते हैं कि मकानों में ध्वस्तीकरण क्यों किया जाए? अगर हम मानते हैं कि हम गलत है तो उसको ध्वस्तीकरण न करके, जैसे हमारे यहाँ रिक्शा वाले, टाली वाले लोग बेचारे जो है सड़कों पर सो रहे हैं, उनको स्थापित कर दिया जाए। राइन जी, सरकार का कहना है कि जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, जिसके तहत ये ध्वस्तीकरण हो रहा है, तो सरकार कह रही है जो भी बाहुबली हैं, उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनको ध्वस्त करके उस जगह कुछ और ऐसा विकास की चीजें बनाई जाएं जिससे प्रदेश और लोगों का विकास हो सके। अगर अवैध है जी तो उसको बिल्कुल ध्वस्तीकरण होना चाहिए, लेकिन दुश्मनी दुष्भेद से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे आप देखने लगेंगे तो इलाहाबाद में ऐसे बहुत से मकाने हैं जिनका जो है कोई जो है मानचित्र नहीं पास है, लेकिन चिन्हित कर के कुछ खास लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हम तो चाहते हैं कि अगर अपराधी या माफिया तो बहुत से लोग हैं तो उनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी से दुश्मनी दुर्व्यवहार से नहीं करना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है उसमें जिन भी अपराधियों या बाहुबलियों का मकान ध्वस्त किया जा रहा है वो कुछ चिन्हित लोगों को ही किया जा रहा है? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जी जी बिल्कुल। राइन जी, आप राइन समाज का सम्मेलन करते रहते हैं जी, तो आप बताइए राइन समाज में अलग क्या है? क्या वो मुख्य धारा से अलग है? नहीं, हम लोगों का जो सम्मेलन है, हम लोग सिर्फ सामाजिक हम लोगों का सम्मेलन होता है कि हमारे समाज में पिछड़ापन बहुत है जी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट है 1980 में इसका था कि राइन समाज तो बहुत अच्छी तादाद में अक्सरियत में रहता है, बैकवर्ड में 1 नंबर पे है उनका पॉपुलेशन, लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक स्तर उनका कमज़ोर है जी। और आर्थिक स्थिति तो बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं न कहीं बेरोजगारी, अशिक्षित होने की वजह से हम लोग अपने समाज में समाज के लोगों को जो है शिक्षित बनाने पर जोर दे रहे हैं और दहेज प्रथा के ऊपर कि दहेज में हम लोग दहेज न दिया जाए और कम से कम खाने में शादी हो। अब समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग जी। बिल्कुल, यही हम लोगों का होता है जी। बिल्कुल। राइन जी, आज हम राजनीति में देखते हैं तो राजनीति में गठबंधन का दौर है। ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने का जो काम है उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, उससे आपको क्या लगता है कि प्रदेश में बदलाव हो पाएगा? नहीं, अब इस समय जनता का तो रुझान सीधा 2012 में जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किया है, अब लोगों को पता चल रहा है कि 2012 में जो विकास 12 से 17 हुआ है वही सरकार ठीक थी। इसलिए लोगों का मन पूरा बना लिए हैं सारे लोग कि जिस तरीके से महिलाओं को विधवा पेंशन मिलता था, समाजवादी पेंशन मिलता था, नौजवानों को लैपटॉप मिला, छात्रों को, बेरोजगारों को नौकरी मिली,
उसी आशा और विश्वास के साथ आशा भरी निगाहों से यहाँ की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है कि किसी तरीके से 2022 आए और चुनाव आए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए। मतलब बिना गठबंधन के भी सरकार बड़ा बदलाव सकारात्मक दिशा में कर सकता है। इस समय तो गठबंधन से कोई बहुत मतलब नहीं है कि छोटे दल कुछ हो सकते हैं, लेकिन बड़े दलों से शायद मुख्यमंत्री जी हमारे न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब ये तो फैसला उन्हीं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, क्योंकि जो एक गठबंधन पिछले चुनाव का टूट भी चुका है, हमने देखा है। जी बिल्कुल। राइन जी, आप बताइए कि फूलपुर जो है, फूलपुर में आपको मुख्य समस्याएं क्या समझ में आती हैं, क्या नजर आती हैं? फूलपुर में तो सबसे बड़ी समस्याएं हुआ करती थी, जहाँ तक मेरे जहन में है जी। सबसे बड़ा वरुणा नदी की एक नाला था जो हमेशा जो है तालाब बना रहता था, निकासी नहीं हो रही थी पानी की। वहाँ पर हजारों बीघे खेत जो है वहाँ पर बिल्कुल ताल बना रहता था। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में आई तो उन्होंने साफ कराने का काम किया। तो वरुणा नदी की सफाई की वजह से आज हजारों किसान इस समय जो है मतलब इतना गल्ला काट रहे हैं कि वो उम्मीद से ज़्यादा गल्ला काट रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पर खेती नहीं हो पा रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने इस तरीके से काम किया है कि वहाँ पर किसान मतलब समाजवादी पार्टी ने ये समस्या थी, इस पर काम किया, वो समस्या खत्म हो गई है। वर्तमान में और कोई समस्या आप देखते हैं? अब वर्तमान में समस्या तो ये है कि अभी आप देख लीजिए कि फूलपुर इतना ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है रोडवेज बस अड्डा नहीं है। आप जान लीजिए बस अड्डे नहीं है, न तो रोडवेज का डिपो है जी। अब यही कमी है बकिया। और हमारे यहाँ जाम का झाम बहुत रहता था, लेकिन 2012 में जब सरकार आई समाजवादी पार्टी की तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ओवरब्रिज बनाने का काम किया, जो उनके कार्यकाल में शुरू हुआ, लेकिन फीता किसी और ने काटा, लेकिन समाजवादी की सरकार में वो काम हुआ है। अब ऐसे देख लीजिए हमारे फूलपुर में अभी इफ़को फर्टिलाइज़र थी, मान के चलिए साल भर में 3-4 कांड हो चुके हैं। वहाँ पर जब देखिए तो गैस का रिसाव हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लोग मारे गए। अभी कल इतना बड़ा ब्लास्ट था कि आप जान लीजिए बहुत बड़ा घटना हो सकती थी, लेकिन वहाँ के उपकरण इतने पुराने हो गए हैं। सिर्फ इफ़को जो है आप देख लीजिए कि सरकार के रवैये पर बिल्कुल जो है वहाँ के जो है मज़दूरों को सुनती नहीं। और आज कहीं भोपाल जैसा कांड ना हो जाए, इस पर इफ़को को चेतना होगा और यहाँ प्रदेश सरकार की चेतना होगा। और हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है उनको सरकार जो है कम से कम 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे और उनके परिवार से एक लोगों को कम से कम नौकरी दे। और जितने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए भी उसका प्रबंध करना चाहिए। जी बिल्कुल। राइन जी, आपने हमें बताया कि फूलपुर ऐतिहासिक सीट होते हुए भी वहाँ आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मेरा अगला सवाल इसी से जोड़कर है कि अगर सभी दावेदारों को दरकिनार करके समाजवादी पार्टी आपको टिकट दे देती है तो आपका मुद्दा क्या होगा फूलपुर को लेकर? फूलपुर में सबसे बड़ी मुद्दा एक ये है कि वहाँ पर राजकन्या जो है एक विद्यालय है जो बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है। वहाँ पर बच्चियाँ शिक्षित नहीं हो पा रही हैं, वहाँ से इलाहाबाद आना पड़ रहा है उन लोगों को। इसलिए कभी भी अगर हमें मौका मिला तो सबसे पहले हम गर्ल्स कॉलेज के बारे में सोचेंगे। फिर वहाँ पर स्टेडियम भी कोई नहीं है, स्टेडियम के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी न तो कोई पार्क है, न तो वहाँ कोई ऐसा तालाब है कि जैसे कि लोग सुबह टहलने जाएं, घूमने जाएं। मतलब घूमने लायक भी कोई ऐसी जगह नहीं है जो वहाँ पर इस तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन अगर मौका हमें मिला तो हम ये बात सोचे हैं और इस बात को ज़रूर जो है करेंगे पूरा। जी बिल्कुल। राइन जी, आपको नहीं लगता कि आज राजनीति उन लोगों के लिए बहुत आसान नहीं है जो साम दाम दंड और भेद में फ़र्क करके सादी राजनीति करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। साम दाम दंड भेद की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर आदमी बाहुबल के रूप में उतरता है। हमारा फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है कि यहाँ पर साधारण और हमेशा जो है सीधे और ईमानदार लोग चुनाव जीतते हुए आए हैं। अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पर श्याम सूरत उपाध्याय जी विधायक रहा करते थे, कई बार मंत्री रहे। और जवाहर दिवाकर जी एक ट्रैक्टर बनाने वाले मिस्त्री थे, लेकिन ऐसे लोगों ने मौका दे दिया कि वो भी विधायक रहे। और वहाँ पर जो है राम पूजन पटेल जैसे, जंग बहादुर पटेल जैसे ये सांसद रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ फूलपुर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि वहाँ की धन बल बाहुबल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमेशा ईमानदार लोग ही जीतते आए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। फूलपुर में ऐसा कुछ नहीं है। जी
राइन जी, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे शो के माध्यम से फूलपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब फूलपुर एक ऐसी ऐतिहासिक धरती रही है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा वहाँ बना रहता था। और आप जान लीजिए कि जिस समय होली पड़ती थी तो मुसलमान एक एक घर में जाकर गुझिया खाते थे, और ईद के मौके पर जो है हिंदू भाई हमारे यहाँ आते थे, और आपसी सद्भावना इतना बना रहता था। और हम चाहेंगे कि उसी तरीके से सद्भावना बनी रहे और हमारी फूलपुर में एकता बनी रहे, और एक मिसाल हो कि फूलपुर कांचवसी जैसा है उसी तरीके से पूरे जगह होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भेदभाव और भाईचारा का प्रतीक फूलपुर रहा है हमेशा। जी बिल्कुल नसरुद्दीन जी। राइन जी, आपने हमें अपना वक्त दिया और हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे नसरुद्दीन राइन जी से। नसरुद्दीन राइन जी ने हमें बताया कि ऐतिहासिक सीट होते हुए भी फूलपुर में आज क्या क्या समस्याएं हैं और अगर इन्हें मौका मिलता है तो वो इन समस्याओं का निवारण कैसे करेंगे। हमने बहुत सारी बातें की आज नसरुद्दीन राइन जी से। अब मुझे यानी दीजिए प्राची शर्मा को इजाज़त और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।